हायर एजुकेशन और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मराठा मोबिलाइजेशन अपने चरम पर पहुंच गई जब प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार को चेतावनी दे दी। मराठा ऐसे आरक्षण के लिए उतावले हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने मजबूती से टिक सके। हालांकि मराठों ने 2016 से सामूहिक प्रदर्शन किए, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि साल 1953 से 2008 के बीच 3 नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन और 3 महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन ने मराठा समुदाय को ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग को खारिज कर दिया। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मराठा आरक्षण का मुद्दा अचानक क्यों जोर पकड़ने लगा। जी हाँ, आपको बता दूं, पिछले 2 दशकों में ऐसा क्या बना जिससे मराठाओं को बड़ी रैलियां करने के लिए मजबूर किया और यहां तक कि आरक्षण के सवाल पर चुने हुए मराठा प्रतिनिधियों के घरों को भी जला दिया गया। इन बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। हालांकि इस मामले में एक्सपर्ट कहते हैं इसके 2 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, कृषि संकट और दूसरा, ग्रामीण और शहरी स्थानीय संगठनों में ओबीसी का दावा। हालांकि इस पे सुझाव तो यही है कि प्रभुत्व का संकट मराठा आरक्षण के वर्तमान आंदोलन को समझाता है। वर्तमान जो आंदोलन है उन्हें समझाता है जिन्हें हम शहरी और ग्रामीण संकट कहते हैं। उनके बीच अपनी आपसी संबंध पर ध्यान देना भी जरूरी है। इनको 2 बातों में हम आपको बताते हैं, 2 अलग अलग सेक्शन में बताते हैं। पहला, शहरी संकट। अब तो शहरी संकट में मेरा इशारा शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर बड़े उद्योगों और अन्य संस्थाओं में 1990 के दशक के बाद से अच्छी तरह से भुगतान किए जाने वाले नौकरियों के तेजी से गायब होने से। ये कम या बिना शिक्षा या स्थानीय भाषा की डिग्री वाले व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते थे और इन नौकरियों में अच्छा वेतन मिलता था, स्वास्थ्य सेवा लाभ दिए जाते थे और सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस तक भी पहुंच दी जाती है। इसके अलावा मजदूर ट्रेड यूनियनों के तहत इकट्ठा हो सकते थे और इंडस्ट्रियल और राजनीतिक कार्यों में भाग ले सकते थे। और ऐसी ही इंडस्ट्री में मराठाओं ने अपनी सामाजिक रूप से बेहतर और प्रभावित जाति की स्थिति का इस्तेमाल करके नौकरियों का बड़ा हिस्सा हासिल करने में सफलता पाई थी। अब बता दूं, 1990 के दशक से ये सभी कंपनियां या तो बंद हो गई या इन्होंने अपने कर्मचारियों की संख्या में काफी कटौती की और सभी सरकारी ग्रेड में मराठों ने 29% से ज्यादा ओपन कैटेगरी की नौकरियां हासिल की है। वहीं मंत्रालय यानी स्टेट सेक्रेटरीट में 37% से ज्यादा ओपन कैटेगरी की नौकरियां हासिल की। इनकी आईएएस में 15.52%, आईपीएस में 27.85% और आईएफएस में 17.97% हिस्सेदारी है। हालांकि आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां में कमी आई और पूरे देश में कुल सुरक्षित नौकरियों में से केवल 3.5% सरकार में है और 2% प्राइवेट फॉर्मल सेक्टर्स में। इसके अलावा ठेके पर मिलने वाली सरकारी या सरकार की नौकरियां 2004 से 5 में 0.7 लाख से बढ़कर 2017-18 में 15.9 लाख हो गई है। इसका मतलब है कि सरकार की नौकरियों की कम संख्या के लिए मराठों के बीच भारी हो रही है। इसके अलावा सरकार और सरकार की मदद से चलने वाले स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियां काफी कम हो पाई है। कई मामलों में स्कूली शिक्षकों और कॉलेज के लेक्चररों को ठेके पर रखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। सामाजिक समूहों में व्यक्तियों की तरह मराठा युवाओं ने हाउसकीपिंग के नाम पर सुरक्षा गार्ड, कुरियर बॉय जैसे कम वेतन वाली छोटी नौकरियां करना शुरू कर दी और बेहतर शिक्षा पाने वाले भी ठेके पर मिली नौकरियों से उलझे हुए हैं और निजी क्षेत्र में ठेके पर मिली नौकरियां 2004 से 5 में 3.6 लाख से बढ़कर 2017-18 में 7.1 लाख हो गई। ये पूरी समस्या, जो पूरी पहलू बताती ये थी ग्रामीण संकट। ये शहरी संकट थी जो ग्रामीण लोग वहां जाके या शहरी में रहने वाले लोग झेलते थे। ये शहरी संकट। या बात करते हैं ग्रामीण संकट। दरअसल ग्रामीण संकट से मेरा मतलब बंद कारखानों से मजदूर की वापसी और बेहतर भुगतान वाले रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने की परेशानी से। ऐतिहासिक रूप से
अच्छी तरह से भुगतान किए जाने वाली शहरी आय ने लोगों को अपने गांव में अपने परिवार के बाकी सदस्यों जो खेतों की देखभाल करते थे उनके लिए जरूरी आर्थिक मदद करने योग्य बनाया। मराठों के मामले में इसने गांव में अपने पढ़ते ही पहले से ही सामाजिक रूप से बेहतर और प्रभावी स्थिति को और मजबूत किया, और जब कारखाने चल रहे थे तब मजदूरों के गांव में रिटायर होने और उनके लड़कों द्वारा शहर में नौकरी संभालने का एक पैटर्न देखा गया था। अच्छी तरह से भुगतान की जाने वाली नौकरियों के गायब होने से यह प्रक्रिया रुक के रह गई और ग्रामीण क्षेत्रों के युवा अब खुद को इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स के लिए तैयार समझते हैं। इनके अलावा वे अपने गांव में अपने परिवार के सदस्यों का साथ नहीं दे सकते। वे शहरी क्षेत्रों में अपने रोजगार के कारण ग्रामीण परिवेश में सम्मान और गर्व का आनंद भी नहीं लेते, जैसा कि उनके माता पिता ने अनुभव किया था। इसलिए ग्रामीण मराठा युवाओं के लिए एकमात्र रास्ता सरकारी क्षेत्र में सुरक्षित नौकरियां हैं, जो काफी कम हो गई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के ये संकट हैं जो मराठा की इस मांग को पूरा प्रभावित करता है, जिससे ये पूरा जोर पकड़ा हुआ। इसके अलावा शिक्षा की अगर बात करें तो सभी सामाजिक समूहों की तरह मराठों के बीच हायर एजुकेशन की इच्छा में बढ़त हुई है। हालांकि सरकारी इंस्टीट्यूट में सीटें कम हो गई है। आपको बता दूं 2019 तक कुल कॉलेजों में 64.3% निजी और बिना सहायता प्राप्त है, वहीं 13.5% निजी और सहायता प्राप्त है और केवल 22.2% सरकार द्वारा संभाली और संचालित की जाती है। जैसा कि यशपाल समिति ने कहा कि निजी संस्थान बहुत ज्यादा फीस लेते हैं और सभी कोर्सेज के लिए गैर कानूनी कैपिटेशन फीस रखते हैं। सामाजिक समूह के अधिकांश व्यक्तियों की तरह आर्थिक रूप से कमजोर मराठाओं को सरकारी संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ मराठा कम संख्या में ओपन सीट्स के लिए प्रतियोगिता करते हैं। इन सब के अलावा वहां की मराठाओं के बीच प्रभुत्व का भी संकट है। जी हाँ, शहरी और ग्रामीण संगठनों के मेल ने मराठों के लिए प्रभुत्व के संकट को जन्म दिया। दलितों के एक छोटे से हिस्से की शैक्षिक और आर्थिक गतिशीलता के साथ साथ उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जोर के कारण कास्ट हायरार्की नॉर्म्स में गड़बड़ी से यह और बढ़ गया है। कई मामलों में ओबीसी के धार्मिक और राजनीतिक दावे के विरोध कर रहे हैं। आर्थिक और राजनीतिक दावा का विरोध हो रहा है, मराठों में चिंता पैदा करती है और ये सभी मसले मराठाओं के वर्तमान आंदोलन से उठे सवालों के जवाब देते हैं। और जब तक राज्य फॉर्मल सेक्टर जॉब्स में हिस्सेदारी नहीं ढूंढता और सरकारी शिक्षा संस्थानों का विस्तार नहीं करता या गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू नहीं करता, मराठों का ये संकट बना रहेगा। ऐसे में ये विरोध, ये जोड़ पड़ना लाजमी है। कृषि मुद्दों पर ओबीसी प्रतियोगिता से परे वर्तमान विद्रोह को समझने के लिए प्रभुत्व के संकट को देखने की जरूरत है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।